अभी तक तुमने कई सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे कि जेईई मेंस 2027 के अंदर इस तरीके से पढ़ते हुए तुम 99 परसेंटाइल ला सकते हो, या फिर ये सब चीजें कर लो तुम्हारे 99 परसेंटाइल पक्के हैं। लेकिन प्रॉब्लम इन टाइप की स्ट्रेटजीज में ये रहती है कि वो हर एक स्टूडेंट के हिसाब से डिजाइन नहीं की जाती है। बस यहाँ पे ऊपर ऊपर से आपको चीजें बता दी जाती है जो कि आपके लिए फॉलो करना यहाँ पे मुश्किल होता है। इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं सभी के लिए एक रियल और एक ऐसी रॉ स्ट्रेटजी लेके आया हूं जो कि आप में से हर एक स्टूडेंट उसे फॉलो कर सकता है। और यहाँ पे मैं आपको कोई शॉर्ट गारंटी नहीं दूंगा कि इसको फॉलो करके 99 परसेंटाइल आ ही सकते हैं, क्योंकि जो इसको जितने अच्छे से फॉलो करेगा उतने बेटर परसेंटाइल तक यहाँ पे पहुंच सकता है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको हर एक चीज यहाँ पे बता दूंगा, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से बचे हुए टाइम को यूटिलाइज करना है। लेकिन आप में से हर एक स्टूडेंट के पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा कि वो कैसे इसको जो है एफिशिएंटली यहाँ पे यूज करता है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज जो कि आप में से हर एक के अंदर होना पड़ेगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है, एंड दैट इज सेल्फ बिलीफ। आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, ऑब्वियसली हम जो है खुद पे यकीन रखते ही है। अभी आपको ऐसा लग रहा है जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा हमारे पास बहुत कम टाइम रह जाएगा। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो कि एग्जाम की प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, उनको लगता है अब मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, या फिर पेरेंट्स अगर कुछ कह दे, रिलेटिव्स कुछ कह दे, उनके दोस्त कुछ कह दे, तो उसी टाइम पे वो अपनी प्रिपरेशन को छोड़ देते। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। खुद पे यकीन रखिए, हर एक दिन जो है आपको अच्छे तरीके से खुद पे यकीन रखते हुए चलना है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो सकता है। यही सेल्फ बिलीफ आपको जो है डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेस के पाथ तक ले जाएगा। अब अगली चीज ये आ जाती है कि सिलेबस कवरेज। देखिए, ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ जो एक प्रॉब्लम रहती है, क्यों उनका जेईई के अंदर सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि जेईई का सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा रहता है। और आपने ये देखा होगा कि कई टाइप के एनालिसिस वीडियो रहते हैं जहां पे ये बोल दिया जाता है कि इन चैप्टर्स का पिछले 5 सालों में बहुत ज्यादा वेटेज रहा है। देखो, उस टाइप की चीजें आपके लिए कब हेल्पफुल रहती है पता है? जब आपके पास यहाँ पे 2 या 3 महीने रहे हो, क्योंकि उस टाइम पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि हम पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर अप कर पाए। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि ऐसे चैप्टर्स जो कि हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा पूछे गए उन पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर ले, ताकि अगर हमारे शिफ्ट में उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते तो हम एक बेटर स्कोर तक पहुंच सकते। लेकिन इस टाइम पे जब आपके पास 6 से 7 महीने हैं, तो आप क्यों हाई वेटेज चैप्टर्स ही सिर्फ करके जाना चाहते हो? आपका फोकस तो ये होना चाहिए 11 12 के मैं जितने मैक्सिमम चैप्टर्स कर पाऊं उतना मेरे लिए बेटर रहेगा। तो इस टाइम पे सिर्फ हाई वेटेज चैप्टर्स करना बिल्कुल भी सही स्ट्रैटेजी नहीं है। और ऐसा आप जो है 2026 के शिफ्ट्स के पेपर को उठा के देख सकते हो। देखिए, कई स्टूडेंट्स यहाँ पे जानते हैं कि डिफरेंशियल कैलकुलस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेक्शन हो जाता है मैथ्स का, उसमें भी फंक्शंस काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। एंड डेफिनेटली कुछ शिफ्ट्स के अंदर आपके 3 क्वेश्चन तक पूछ लिए गए थे, लेकिन कुछ ऐसी भी शिफ्ट्स रही थी जहां पे 0 क्वेश्चन पूछे गए। तो क्या ये 0 देखकर हमें लगेगा कि फंक्शंस इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है? नहीं भाई, फंक्शंस हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, लेकिन हो जाता है किसी शिफ्ट के अंदर कहीं और पे वेटेज बढ़ जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितना मैक्सिमम सिलेबस करके जाओगे उतना आप सभी के लिए बेटर है। दूसरी चीज, क्या इस टाइम पे जो है मुझे अपने बैकलॉग्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बैकलॉग रह गया है मेरे क्लास 11th का। देखो, अभी आपका जो है क्लास 12th का यहाँ पे पोर्शन चल रहा है। मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स में आपको क्लास 12 का पढ़ा रहे होंगे, आपके स्कूल में भी क्लास 12 का ही यहाँ पे पोर्शन चल रहा होगा। लेकिन अगर आप जो है यहाँ पे क्लास 11th में फंस के रह गए तो ये 12th का भी बैकलॉग बनते चला जाएगा, और फिर आप एक इनफाइनाइट लूप में फंस जाएंगे कि 11th के बैकलॉग को बचाने के चक्कर में 12th में बैकलॉग बन रहा है, 12th को कंप्लीट करने के चक्कर में फिर से 11th का छूट रहा है। तो भाई ये चीज हमें नहीं करनी है। आपको चीजों को बहुत ही सिस्टमैटिकली वर्क करना होगा। अगर आप चाहते हो कि बैकलॉग को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, मैं एक प्रॉपर आपके लिए स्ट्रैटेजी लेके आऊंगा। आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है बैकलॉग लिख देना। बाकी अगर शॉर्ट में एक चीज बताऊं ना, तो एक चीज आप ये कर सकते हो, आपके हफ्ते के जो 7 दिन है उसमें से 2 दिन आप सिर्फ बैकलॉग कंप्लीशन के लिए रखो, और 5 दिन आपका जो रेगुलर यहाँ पे क्लास 12 का पोर्शन चल रहा है उसी पे फोकस करते हुए चलो। इससे भी आपका कई सारा जो 11th का पोर्शन छूट गया था उसको आप थोड़ा बहुत यहाँ पे कंप्लीट कर पाओगे। अब नेक्स्ट चीज अगर हम देखें कि क्या आखिर राइट स्ट्रेटजी रहेगी इस टाइम पे, तो सबसे पहली चीज जो कि आप में से हर एक स्टूडेंट को करना है, दैट इज क्लासिफिकेशन। जो आपके चैप्टर्स है उनका एक प्रॉपर तरीके से क्लासिफिकेशन करो। जैसे 2 कैटेगरी में ही कर लो, एक तो आपके स्ट्रॉन्ग वाले चैप्टर्स हो गए और एक आपके यहाँ पे वीक वाले चैप्टर्स हो गए। स्ट्रॉन्ग वाले कौन से चैप्टर्स है? जिनके आप कम से कम 70 to 80% क्वेश्चन खुद के दम पे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हो, ये सभी स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। और ऐसे चैप्टर्स में आपको यहाँ
यहाँ पे थ्योरी के अंदर और ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, बल्कि बस रिवीजन करिए सभी फॉर्मूलेस और कॉन्सेप्ट्स का और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। यही चीज स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पे हेल्प करती है। अब जैसे यूनिट एंड डायमेंशन है जो कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का यहाँ पे स्ट्रांग रहता है, तुम बस उसी को बार बार पढ़ते जा रहे हो तो दूसरे चैप्टर्स को कब पढ़ोगे, ये चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी। तो बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, वो भी अगर तुम्हारा हो गया है तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर तुम्हारा स्ट्रांग है और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। बाकी जो तुम्हारे वीक चैप्टर्स है जिनको तुमने कभी शायद पहले पढ़ा ही नहीं हो, या फिर जो है लेस देन 50% क्वेश्चंस, मतलब 30 या 40% क्वेश्चन ही खुद के दम पे अटेम्प्ट कर पाते हो, तो ऐसे चैप्टर्स तुम्हारे वीक है। और पर्टिकुलरली जो वीक उसमें भी सब टॉपिक्स है उन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लो और ज्यादा से ज्यादा जो है इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो इस तरीके से तुम अपने स्ट्रांग और वीक चैप्टर्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाओगे। नेक्स्ट यहां पे रहेगा रिवीजन। देखो यहां पे तुमने जो है थ्योरी कर ली, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, अब जो चीजें करी है उसको प्रॉपर टाइमली बेसिस पे तुम्हें रिवाइज करना होगा। तो इसको भी 3 जो है तरीके से तुम्हें रिवाइज करना है। सबसे पहले एक डेली रिवीजन तुम्हारा रोज का तो होना ही चाहिए। 30 मिनट का टाइम दिन में कभी भी बांध लो, उसमें जो तुमने पूरे दिन भर में पढ़ा है उसको एक बार जो है उठा के देखा, क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, क्या तुमने देखा ऐसे कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आए, कुछ नए टाइप के कॉन्सेप्ट तुमने देखे, उनको जो है एक बार अच्छे तरीके से नजर मारो। दूसरा एक वीकली रिवीजन 3 से 4 घंटे का, कि पूरे हफ्ते भर में तुमने क्या क्या चीजें देखी है। क्योंकि जब हमारे माइंड में हम चीजों को एक बार और देख लेते हैं तो उसे लंबे टाइम तक रिटेन कर पाते हैं। यार अपना जो ब्रेन है वो भी एक मशीन के जैसा है, उसको चीजों को जो है फिर से फीड करना पड़ेगा तभी वो जो है पुराने डेटा को यहाँ पे रिकवर कर पाएगा। तो ये चीज तुम्हें अपने इस तरीके से टाइमली बेसिस पे रिवाइज करना होगा। तीसरी चीज मंथली रिवीजन। एक दिन खुद के लिए निकालो पूरे महीने भर में से कि क्या क्या चैप्टर हो गया, आगे मुझे क्या करना है। तो ये रिवीजन से ज्यादा स्ट्रेटजाइज करने का रहेगा, एक पर्सनल स्ट्रेटजी कि अब मेरा जो बचा हुआ टाइम है उसको मेरे को और किस तरीके से यूटिलाइज करना है। बस एक दिन अगर तुम डेडिकेट भी कर देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा रिवीजन होना चाहिए। और फाइनली रहता है टेस्टिंग फेज, जो कि हमारा यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। तो जैसे कि तुमने चैप्टर टेस्ट दे दिए, एक चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया तो उसका जो है प्रॉपर टाइमली बेसिस, मतलब टाइम बाउंडेड मैनर में एक चैप्टर टेस्ट दे दिया। दूसरा तुमने जो है यहाँ पे पार्ट टेस्ट दे दिया कि एक पर्टिकुलर जो है तुम्हारे चंक ऑफ चैप्टर्स हो गए, उसके बेसिस पे तुमने पार्ट टेस्ट दे दिया। और फाइनली जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट तुम्हें आखिरी में देना होगा जब तुम्हारा सिलेबस एक अच्छे लेवल पे कवर अप हो चुका होगा, है ना। तो इस तरीके से अगर तुम जो है 3 टियर में जो है टेस्ट देते जाओगे तो भी तुम्हारा काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे टेस्टिंग होती रहेगी। अब मैं जानता हूं तुम में से कई सारे स्टूडेंट्स थोड़ा सा यहाँ पे अकेला फील करते हैं, नहीं समझ में आता है कि अपनी जो गड़बड़ हो रही है या फिर जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो किससे डिस्कस करें। तो ऐसे में तुम जो है हमारे यहाँ पे जेई 2027 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम को चेक कर सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है एंड कई सारे स्टूडेंट्स का जो है सिलेक्शन हुआ है अच्छे कॉलेजेस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें टीम ऑफ एक्सपर्ट आईआईटीएंस बिट्सियंस के थ्रू जो है यहाँ पे गाइडेंस मिल जाता है, ठीक है। तो इनरोल करने के लिए यू कैन सिंपली विजिट आवर वेबसाइट। स्टिल अगर कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन कॉल अस एट दिस नंबर। अब यहाँ पे अगर हम जो है नेक्स्ट देखें तो वो हो जाती है टाइमलाइन, कि किस तरीके से तुम्हें चीजों को यहाँ पे कंप्लीट करते हुए चलना है। क्योंकि एक भाई तुम्हें टाइमलाइन सेट करनी पड़ेगी, ये नहीं कि बस हम आखिरी तक है कि हाँ भाई तब तक तो मेरा सिलेबस कंप्लीट हो ही जाएगा, नहीं। यहाँ पे फेज 1 के अंदर तुम्हारा फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट और सिलेबस कंप्लीशन पे। यहाँ पे तुम्हारे मेजॉरिटी चैप्टर्स जो है कंप्लीट हो जाने चाहिए पहले 2 महीने के अंदर, यही टारगेट तुम्हें सेट करते हुए चलना पड़ेगा। और वो चैप्टर्स के कुछ ना कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन तुम्हारे प्रैक्टिस हो जाने चाहिए, ताकि तुम्हें एक तरीके से टेस्ट भी हो जाए कि हाँ तुम्हें कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन भी समझ में आ रहा है। दूसरी चीज फेज 2 में रहेगा कि जो बचे हुए चैप्टर से उनको अच्छे तरीके से कंप्लीट किया, प्लस यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा और क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करे, प्लस यहाँ पे पीवाईक्यूज जो है प्रॉपर तरीके से लगाए। तो ये तुम्हारा मंथ 3rd और 4th का जो है टारगेट रहेगा। एंड फाइनल जो लास्ट के 2 महीने रहेंगे वहां पे तुम्हारा कहीं ना कहीं रिवीजन और मॉक टेस्ट जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाना चाहिए, कि एक फाइनल रिवीजन फेज चल रहा है एंड तुम जो है हफ्ते में 2 से 3 मॉक टेस्ट देना जो है यहाँ पे स्टार्ट कर दे रहे हो। तो इस तरीके से तुम जो है अपने नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स को जो है देखना चाहोगे। अब यहाँ पे फाइनल एक चीज है कि थ्योरी कहाँ से करें, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो देखो थ्योरी के लिए 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो बुक्स कर लो या तो फिर वन शॉट कर लो। अब अगर तुम्हारे पास डिटेल लेक्चर्स देखने का भी टाइम है तो तुम बुक्स की जगह उसको एज अ सब्स्टिट्यूट मान सकते हो, लेकिन वन शॉट को इस टाइम पे देखना अभी से तुम्हारे लिए थोड़ा गलत साबित हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो वन शॉट्स में ऐसा रहता है कि हमें लगता है कि बस इतना 2 घंटे का देख लिया तो हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करना चालू कर देते।
तो इससे बेस्ट ये है कि तुम बुक्स को अच्छे तरीके से देखो, डिटेल तरीके से चीजों को देख पाओगे, लेस डिस्ट्रैक्शन रहेगा और ज्यादा जो है कॉन्सेप्चुअल चीजें तुम जो है सीखते हुए चले जाओगे। हाँ, फिर उसके बाद जैसे ही कंप्लीट हुआ तो छोटा मोटा एक आधा वन शॉट देख लिया फॉर द रिवीजन पर्पस। और कभी जो चैप्टर्स का तुम्हारा बैकलॉग है, तुम्हें लग रहा है कि यार उसके लिए पूरी डिटेल बुक्स देख नहीं पाऊंगा, तो उस केस में तुम जो है वन शॉट्स को यहाँ पे रेफर कर सकते हो। क्योंकि इस टाइम पे जितने चैप्टर्स को तुम बुक से अच्छे तरीके से कर लोगे उतना तुम्हारे लिए यहाँ पे बेटर है। और यहाँ पे बुक्स भी मैंने मेंशन कर दिया, लाइक फिजिक्स के लिए तुम डीसी पांडे को चेक कर सकते हो, काफी अच्छे इसके अंदर इलस्ट्रेशंस दिए और कॉन्सेप्ट्स लगभग जो है तुम्हारे पूरे यहाँ पे कंप्लीटेड है। दूसरा, फिजिक्स के अंदर एनसीईआरटी की एक टाइम रीडिंग भी कर सकते हो, इससे तुम्हारी बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी होते चले जाएगी और बाकी जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स रहेंगे उसकी थ्योरी भी यहाँ से अच्छे तरीके से कवर अप हो जाती है। नेक्स्ट, केमिस्ट्री में तो भाई एनसीईआरटी ही एक तरीके से तुम्हारी यहाँ पे बाइबल हो जाती है, क्योंकि अगर तुम अच्छे से केमिस्ट्री के एनसीईआरटी कर लेते हो तो 85 to 90% क्वेश्चंस वहीं से तुम्हें देखने को मिलेंगे और जो बचे हुए क्वेश्चन रहते हैं वो तुम्हारे कोचिंग नोट से देख सकते हो, या फिर अगर पीवाईक्यूज भी अच्छे से तुम लगा के चले जाते हो तो सिमिलर टाइप के तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। तो भाई एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज अपने आप में एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन हो जाता है फॉर योर केमिस्ट्री सब्जेक्ट। फाइनली मैथ्स की बात करूं तो अरिहंत या फिर जो है सिंगेज का वो सेट ऑफ बुक्स आता है ना, जिसमें अलग अलग तुम्हें टॉपिक्स दिए रहते हैं, किसी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, किसी में वेक्टर 3D, तो उस टाइप से जो है सेट तुम यहाँ पे रेफर कर सकते हो। और यहाँ पे ये हो गया तुम्हारी थ्योरी के लिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए अगर हम बात करें तो इसमें जो है रेफरेंस बुक्स को तुम जो है यूज कर सकते हो फॉर द क्वेश्चन सॉल्विंग, लाइक फिजिक्स में तो डीसी पांडे या फिर एससीबी से देख सकते हो। केमिस्ट्री में पी बहादुर से तुम यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री, हिमांशु पांडे से जो है ऑर्गेनिक के यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो। एंड मैथ्स में जो है अरिहंत या फिर सिंगेज के सेट को तुम रेफर कर सकते हो। बाकी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है क्वेश्चन सॉल्विंग का, दैट इज योर पीवाईक्यूज। मतलब इसको तो तुम्हें छोड़ के नहीं जाना है, एक पल के लिए अगर रेफरेंस बुक से कम क्वेश्चन सॉल्व करो चल जाएगा, क्योंकि ये रेफरेंस बुक से बस तुम्हें एक कॉन्सेप्ट्स का आइडिया लग जाना चाहिए कि हाँ फॉर्मूले को इस तरीके से अप्लाई करना है। लेकिन जो रियल टेस्टिंग होगी वो तुम्हारी पीवाईक्यूज के ही थ्रू होगी। लास्ट 5 साल के तो कम से कम मस्ट है, और उसमें भी 2026 के जो शिफ्ट्स के उनको तुम एज अ फुल लेंथ मॉक टेस्ट बाद में दे सकते हो। तो उससे पहले के 5 साल के क्वेश्चंस अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो। अगर ये सब चीजें तुम में से जो भी स्टूडेंट प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लेता है, डेफिनेटली एक अच्छे परसेंटाइल तुम्हारे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही यहाँ पे बन सकते। बाकी यहाँ पे कुछ डूज और डोंट्स बताना चाहूंगा इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते टाइम, क्योंकि एक लंबा फेस है अपने पास। तो सबसे पहले डूज में टाइमली बेसिस रिवीजन। देखो, जो भी स्टूडेंट तुम में से सिर्फ पढ़ते जा रहा है, लगातार पढ़ते जा रहा है, वो चीजों को भूलते हुए भी चला जाएगा, क्योंकि भाई ये ह्यूमन ब्रेन है, ऐसा नहीं कि हम सब जो है सारी चीजें लंबे टाइम तक रिटेन कर ही लेते। इसलिए टाइमली बेसिस पे बार बार चीजों को रिवाइज करना रहेगा। दूसरी चीज, यहाँ पे तुम्हें जो है रेगुलर टेस्टिंग करते ही रहनी पड़ेगी, ताकि तुम्हें पता रहे कि कौन सी चीज तुम्हारी वीक है और उस पर तुम और अच्छे से यहाँ पे एफर्ट्स डाल पाओ। ठीक है, और टाइमली मैनर के अंदर तुम्हें प्रैक्टिस रखनी है कि हाँ भाई 3 घंटे के टाइमर के हिसाब से जो है अपन को पेपर देना है, तो प्रॉपर वैसे ही एनवायरमेंट के अंदर दो, ताकि तुम जो है पेपर से पहले ही कई बार यहाँ पे गिरो, ताकि तुम पेपर से पहले ही कई बार कम मार्क्स लाओ। तुम्हें अपनी गलतियां पता चल जाएगी। चलता है यार, तुम अगर घर पे यहाँ पे जो है अपने मॉक टेस्ट के अंदर कम नंबर आ रहे हो, चल जाएगा, कम से कम मेन पेपर नहीं बिगड़ेगा। तो ये चीज को ही सोचते हुए लगातार जो है तुम्हें खुद को टेस्टिंग करना पड़ेगा। तीसरी चीज, 30 मिनट्स जो है खुद के लिए रोज के निकालो। उसके अंदर तुम्हें जो भी फेवरेट चीज लगती है, अगर तुम्हें लगता है क्रिकेट खेलना पसंद है, क्रिकेट खेल लो, या फिर जिम जाना पसंद है, 30 मिनट्स निकाल के यार कर सकते हो इतना टाइम। ठीक है, तो खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालोगे, अपने आप थोड़ा फ्री भी लगेगा और अच्छे तरीके से तुम फोकस कर पाओगे बचे हुए टाइम के अंदर अपनी स्टडीज पे। अब आ जाता है यहाँ पे डोंट्स। तो सबसे पहली चीज हो जाती है मोर जंक फूड। अब देखो, क्योंकि ये एक 2 साल का जो टाइम रहता है वो हमारे लिए काफी क्रूशियल रहता है, और इस टाइम पे अगर तुम्हारी हेल्थ बिगड़ती है, जिसका एक मेजर रीजन हो जाता है कि हम बाहर का खाना अगर ज्यादा खा रहे, तो ऐसे में डाइजेशन भी अपना खराब होता है, बहुत सारी जो है चीजें होती है। तो थोड़ा बहुत सब चल जाता है, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, हफ्ते में 1 आध बार खा ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं। अगर लेकिन रोज रोज खा रहे हो तो ऐसे में तुम्हारे लॉन्ग टर्म में ही जो है चीजें बिगड़ेगी। तो इसलिए भाई जंक फूड ज्यादा खाना जो है तुम्हें अवॉइड करना है। दूसरी चीज, कंपैरिजन विद अदर्स। ये एक प्रॉब्लम जो कि मैंने कई सारे एस्पिरेंट्स के साथ देखा है कि वो बोलते भैया यार जो है मेरा फ्रेंड तो बहुत अच्छे उसकी तैयारी चल रही है, वो डेफिनेटली 99% ले आएगा, मेरी उस लेवल की तैयारी ही नहीं है। तुमने क्या उसको खुद जाके देखा है कि भाई उसने इतने टाइम पढ़ा और इस तरीके से चीजें करी, बाद में पता चलता है एग्जाम के अंदर उसके भी अच्छे परसेंटाइल नहीं बने, बस वो कह रहा था और उस चक्कर में तुमने अपना भी जो है यहाँ पे प्रिपरेशन फेज बिगाड़ दिया। तो किसी से भी कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, तुमसे बेटर तुम्हारा पोटेंशियल कोई भी नहीं जानता। तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करो,
करो और दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो। तीसरी चीज, किसी चैप्टर या फिर टॉपिक पे जो है स्टक हो जाना। ये गलती भी स्टूडेंट्स के साथ देखिए कि एक चैप्टर नहीं बन रहा है तो लगातार एक हफ्ते तक उसी पे लगे हुए, और पता चलता है उसमें भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया तो वो बनता नहीं है। क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है? देखो, एक ईगो वाली चीज होती है ना। ईगो जो है हमें एक पॉजिटिव डायरेक्शन में भी ले जा सकती है कि जैसे भाई रिलेटिव्स ने अपन को टोक दिया, इसका सिलेक्शन नहीं हो सकता, दिल पे बात लग गई, और फिर जो है हम अपना सिलेक्शन निकाल के ही दिखाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, पॉजिटिव ईगो हो जाती है। लेकिन एक नेगेटिव ईगो भी हो जाती है कि ये चैप्टर मुझसे कैसे नहीं बन रहा, अब तो बनना ही होगा, या फिर टेस्ट में कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, ऐसे कैसे नहीं बन रहा, मुझसे बनना ही होगा। लेकिन वो नेगेटिव ईगो इसलिए हो गई क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज है जो कि बहुत क्रूशियल है। अगर टेस्ट के टाइम पे तुम किसी एक क्वेश्चन में स्टक रह गए और तुमने 10 क्वेश्चन छोड़ दिए तो ओवरऑल तुम्हें ही नुकसान हो रहा है। या फिर अभी जो तुम्हारे पास बचे हुए 6 से 7 महीने, उसमें से तुमने 1-2 हफ्ते एक चैप्टर में ही गवा दिए, जबकि वो चैप्टर तुमसे और अच्छे से बन नहीं पाया। तो ऐसे में तुम्हारे लिए जो है ये चीज गलत ही हुई है। इसलिए पॉजिटिव ईगो की साइड जाओ, ना कि नेगेटिव ईगो की तरफ। तो मेरे हिसाब से सारे चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी कमेंट सेक्शन के अंदर जो है एक चीज जरूर से लिखिए, अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है, कि आज कौन सी डेट है जब आप ये वीडियो देख रहे हो। साथ ही साथ जेईई मेंस के लिए आप कितने जो है टारगेट यहाँ पे परसेंटाइल का लेते हुए चल रहे हो, ये सभी से मैं देखना चाहूंगा। और उसके नीचे ये लिख देना, आई विल 100% क्रैक जेईई। क्योंकि अगर पॉजिटिव डिटर्मिनेशन तुम्हारे अंदर आ गया तो तुम्हें एक अच्छा स्कोर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। चलो, होपफुली ये वीडियो तुम सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। बाकी इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, लगातार तुम्हारे लिए इंफॉर्मेटिव और क्रूशियल कंटेंट आता रहेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।